बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो आज के लेक्चर में हम अपने चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ये चैप्टर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपके पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का क्या मतलब होता है, जिसमें होम्यो जो वर्ड है ना, होम्यो होम्यो का वर्ड होता है, मतलब होता है सेम रहना। और स्टेसिस जो लफ्ज है ना, वो निकला है स्टेट से, यानी कंडीशन। तो बॉडी की जो कंडीशन है ना, हमेशा इंटरनल कंडीशन, बॉडी के अंदर की कंडीशन, वो हमेशा जो है वो सेम रहती है, स्टेबल रहती है, चाहे बाहर से टेम्परेचर या बाहर से कंडीशंस जो भी हो जाए। तो बॉडी जो है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को हमेशा मेंटेन रखती है। सोचिए, जब आप धूप में बाहर खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो बाहर से तो बहुत धूप है, बाहर से तो आपको बहुत हीट मिल रही है, लेकिन अगर इंटरनल भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाए, तो फिर जो अंदर सेल्स हैं और ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकते। बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए हमेशा एक स्टेबल टेम्परेचर चाहिए, जो कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। और वो जो है वो हमेशा मेंटेन रहता है, चाहे बाहर से हीट टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, सर्दी है, गर्मी है, लेकिन इंटरनल जो टेम्परेचर है ना, अंदर का बॉडी का टेम्परेचर, वो इतना ही मेंटेन रहता है। और ये उसको मेंटेन जो रखने का प्रोसेस है ना, उसे क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस। अच्छा, अब होम्योस्टेसिस में सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं है, बहुत सारी चीजों की बात है। हमारे पास जो है वो पीएच की बात है, ब्लड जो है वो प्रेशर की बात है, उसके अलावा ब्लड ग्लूकोज लेवल, इस तरह काफी सारी चीजें हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहती है, यानी कंडीशंस जो अंदर की हैं वो उतनी ही रहती हैं जितनी के ज़रूरी हैं। यानी बाहर से हमारे पास जो भी हो जाए, जितना भी इंक्रीज हो जाए, बॉडी के अंदर की कंडीशंस हमेशा जो है वो स्टेबल रहती हैं। तो जितने हमारी बॉडी में ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिनको अभी तक हमने डिस्कस भी कर लिया, काफ़ी सारे ऑर्गन्स को और ऑर्गन सिस्टम्स को, वो सब मिल के कोऑर्डिनेशन में एक जो है वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, ताकि वो इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रख सके, स्टेबल रख सके, इंटरनल एनवायरनमेंट को जो है वो मेंटेन रख सकते हैं। इस वजह से जो सारे ऑर्गन्स है ना हमारी बॉडी के, अलग अलग सारे ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, किडनीज वगैरह जो है वो सब मिलकर काम करते हैं, ताकि अंदर का एनवायरनमेंट जो है वो स्टेबल रहे। आगे जब हम इसकी एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे ना, तो उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे सारे ऑर्गन्स मिल के एनवायरनमेंट को स्टेबल रखते हैं बॉडी के। अब यहाँ से आपके पास ना होम्योस्टेसिस की मेन जो डेफिनेशन है वो शुरू हो जाती है। वो आपने एज इट इज वर्ड टू वर्ड ये याद रखनी है कि होम्योस्टेसिस जो है वो क्या है, इज द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म की, एक जानदार की एबिलिटी, काबिलियत के वो मेंटेन कर सके स्टेबल, एक बरकरार इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी जो एक उसका है ना इंटरनल एनवायरनमेंट की जो कंडीशंस है उनको बरकरार रख सके, इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो यहाँ तक होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन है। डिस्पाइट क्या होता है, के बावजूद, यानी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस आने के बावजूद, एक्सटर्नल जो बाहर की एनवायरनमेंट है, चाहे वो गर्म है, चाहे वो ठंडी है, लेकिन जो बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमेशा जो है वो मेंटेन रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पे होम्योस्टेसिस की जो है वो एग्जांपल्स दी हुई है। मैंने आपको शुरू से बताती आ रही हूँ कि जब भी आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो पहले डेफिनेशन की हेडिंग देके डेफिनेशन लिखनी है, और फिर एग्जांपल्स की हेडिंग देके उसकी एग्जांपल्स लिखनी है। तो हमारे पास एग्जांपल्स क्या है कि जो बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा होता है, यानी बॉडी का हमारा नॉर्मल टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। अब हर कंडीशन में ये 37 ही रहेगा। अगर बाहर गर्मी ज्यादा है तो क्या आता है, पसीना आता है ना, और पसीना आने की वजह से हमारे स्वेटिंग के थ्रू वो इवेपोरेट हो जाता है, और हीट जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाती है, और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। और जब ठंड ज्यादा हो तो शिवरिंग होती है, जैसे कपकपी सी, कांप ऐसे हल्का हल्का से ना, जैसे हाथ पांव कांप रहे होते हैं, तो उसकी वजह से मसल्स की मूवमेंट होती है और हीट जनरेट होती है। तो तब भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। जब भी ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, यानी जो हमारी वेसल्स है जिनमें से ब्लड फ्लो कर रहा है, आर्टरीज, वेन्स वगैरह, तो उसमें अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, तो वेसल्स थोड़ी सी ना क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती है, यानी थोड़ी सी ज्यादा ओपन हो जाती है, ताकि ब्लड उसमें से इजीली पास कर सके। और अगर ब्लड प्रेशर हमारे पास कम होता है, तो वेसल्स थोड़ी नैरो हो जाती है, यानी थोड़ा कंट्रैक्ट होकर सिकुड़ जाती हैं। तो फिर उस टाइम पे हार्ट जो है वो और ज्यादा ब्लड को पंप करता है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो वेसल्स सिकुड़ जाती है। इस तरह से ये सारे जो ऑर्गन है ना, ये मिल के बॉडी के एनवायरनमेंट को क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। जब शुगर जो है वो ब्लड में ज्यादा हो जाता है, शुगर लेवल, तो हमने इंसुलिन और ग्लूकागोन, दो हार्मोन्स अभी देखे थे जो पेनक्रियास सिक्रीट करते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ना,
तो ब्लड में अगर शुगर या ग्लूकोज का लेवल जब ज़्यादा हो जाता है, तो पैनक्रियाज़ जो है वो फ़ौरन से इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं और वो इंसुलिन जो है वो शुगर के लेवल को क्या कर देता है, कम कर देता है। और अगर जो है वो शुगर लेवल ब्लड में जो है वो कम हो, ग्लूकोज या शुगर जो है वो ब्लड में कम हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, पैनक्रियाज़ ग्लूकागॉन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं और ग्लूकागॉन क्या करता है, लिवर ने एक्स्ट्रा ग्लूकोज को अपने पास स्टोर किया हुआ होता है ना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, हमने पिछले लेक्चर में सब डिस्कस किया है। तो फिर क्या होता है कि जो लिवर है ना, वो एक्स्ट्रा जो उसने स्टोर की हुई होती है अपने पास ग्लूकोज, उसको बॉडी में रिलीज कर देता है, तो इस तरह से शुगर लेवल भी मेंटेन रहता है। उसके अलावा हमारे ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है ना, वो होती है 7.35 से लेके 7.45 के दरमियान दरमियान में। तो जब भी ये ज्यादा या कम हो रही हो, तो किडनीज और लंग्स जो है वो इसको क्या कर देते हैं, मेंटेन कर देते हैं। तो इस तरह से सारे ऑर्गन्स मिलके बॉडी के अंदर का जो इन्वायरमेंट है ना, उसको स्टेबल रखते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं। अब आगे बताया हुआ है इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस के बारे में कि होम्योस्टेसिस की यानी इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखने की हमारी बॉडी में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है। ये इम्पोर्टेंस भी आपके पास शॉर्ट में भी आ सकती है और इसके अलावा लॉन्ग में आपके पास होम्योस्टेसिस पे पूरा एक नोट भी आ सकता है। अच्छा, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, हमारे पास ये बड़ी ईजी सी है। वो कह रहे हैं कि जो हर सेल है ना हमारी बॉडी का, वो एक सोफिस्टिकेटेड मशीन है। सोफिस्टिकेटेड क्या होता है, नफीस या बहुत आला, बहुत जबरदस्त। सेल को हमने पूरा चैप्टर 3 में डिस्कस किया और उसमें हमने देखा ना कैसे सेल के अंदर बहुत सारी ऑर्गेनेलीज हैं, सब फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, डिफरेंट फंक्शंस, और किस तरह से सेल जो है वो बॉडी के अंदर एक पूरी फैक्ट्री की तरह, एक मशीन की तरह, एक छोटे से सेल के अंदर एक पूरी दुनिया बसी हुई है। तो इस वजह से उसको कहा गया कि बहुत सोफिस्टिकेटेड मशीन है और ये एक प्रिसाइज रोल, यानी इसका एक स्पेसिफिक रोल होता है जो ये बॉडी के अंदर प्ले कर रही होती है अपना रोल जो है। अच्छा, अब सेल की जो प्रॉपर फंक्शनिंग है यानी सेल का प्रॉपर काम करना, वो सिर्फ और सिर्फ तब ही पॉसिबल है जब सेल के बाहर की कंडीशंस, यानी सेल हमारी बॉडी के अंदर है ना, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, अब सेल के बाहर की कंडीशन कौन सी, यानी बॉडी की कंडीशन जो है। सेल के बाहर की कंडीशन का मतलब ये है कि बॉडी की कंडीशन, एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन, यानी सेल के बाहर जो कंडीशन है, जो टेम्परेचर उसको मिल रहा है, सब कुछ जो है, पीएच वगैरह, वो सब जो है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। इंटरनल हमारी बॉडी का इन्वायरमेंट जो है वो मेंटेन रहेगा, तभी सेल्स जो है वो प्रॉपर सही से काम कर सकते हैं। तो टेम्परेचर, पीएच, उसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज की, ऑक्सीजन की, इन सब की जो कंसंट्रेशन है उसको नॉर्मल रेंज में रहना, यानी जो इनकी नॉर्मल रेंजेस हैं जो हमने अभी डिस्कस भी किए, उसमें रहना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, यानी कोई एक्सरसाइज़ कर रहे हैं या फिर जब आप खेल रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ कर रहे हैं, इस तरह से जब भी कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं, हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे मसल्स बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं या हम बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मसल्स जो हैं वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी इस तरह से कोई भाग-दौड़ वाला काम कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा इस तरह का कोई काम, हेवी काम, तो उस टाइम पे बहुत पसीना आता है, एक्स्ट्रा पसीना आता है। कोई एक्सरसाइज़ कर रहे हैं या भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं बहुत, या ब्रिस्क वॉकिंग कर रहे हैं, तेजी-तेजी से वॉक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। नॉर्मल से ज़्यादा पसीना आता है, उस टाइम पे ज़्यादा स्वेटिंग होती है क्योंकि हमारे मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं ना, हीट प्रोड्यूस करते हैं और वो हीट क्या करती है, वो टेम्परेचर को बढ़ा देती है, रेज़ कर देती है। और इस सिचुएशन में जो टेम्परेचर का हमारी बॉडी में रेगुलेटरी सिस्टम है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, नॉर्मल टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है ना बॉडी का, तो रेगुलेटरी सिस्टम क्या करता है, वो टेम्परेचर को 37 पे ही रेगुलेट करने की कोशिश करता है। तो वो फ़ौरन से क्या होता है कि ब्रेन के अंदर होते हैं ना हमारे जितने भी कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, जो बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं पूरा, वो कौन है, ब्रेन है। तो अब वो ब्रेन जो है वो मैसेज सेंड करता है स्वेट ग्लैंड्स को, यानी जो पसीना, जहाँ से जिन ग्लैंड्स से पसीना निकलता है ना, उनको मैसेज सेंड करता है। अच्छा, अब स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, वो स्वेटिंग करते हैं, पसीना आता है, हमें स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो बॉडी का वो फॉल कर जाता है, कम हो जाता है और नॉर्मल पे आ जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है उतना हो जाता है। अच्छा, अब पसीने की वजह से टेम्परेचर कैसे फॉल करता है? असल में ना क्या होता है कि जब भी पसीना आता है वो थोड़ी देर बाद इवेपोरेट हो जाता है ना, यानी खत्म हो जाता है, उड़ जाता है हमारे ऊपर से पसीना। अच्छा, वो इवेपोरेशन जब भी किसी जगह से होती है ना, किसी भी चीज़ की इवेपोरेशन, भाप बन के उड़ना, इस तरह से जो पानी हमेशा जो है वो इवेपोरेट हो जाता है ना, उड़ जाता है, तो वो उस टाइम पे ना कूलिंग प्रोड्यूस होती है। जब भी इवेपोरेशन होती है, कूलिंग इफेक्ट बनता है। तो वो जब स्वेट आता है, स्वेटिंग जब उसकी इवेपोरेशन होती है, तो एक कूलिंग इफेक्ट से जनरेट हो जाता है। तो इस वजह से बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल में आ जाता है। उसके बाद ये तो हो गया जब टेम्परेचर रेज़ किया, तो किस तरह से टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल पे आ गया। अब अगर टेम्परेचर फॉल कर जाए, यानी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाए,
ठंड है, सर्दी है और बाहर से टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, 37 से बहुत कम है टेम्परेचर। तो उस टाइम पे क्या होगा कि टेम्परेचर रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो मैसेज सेंड करेगा मसल्स को दोबारा से, यानी हमारा जो ब्रेन है कंट्रोल सेंटर, तो ब्रेन ये ना वही नर्व इम्पल्सेस मैसेजेस सेंड कर रहा होता है सब ऑर्गन्स को, हर जगह को। तो वो मसल्स को जो है वो मैसेज सेंड करेगा, मसल्स क्या करेंगे, शिवरिंग स्टार्ट करेंगे, यानी ये जो कपकपी सी होती है ना, कांपना, कांपना शुरू कर देंगे। शिवरिंग का मतलब होता है कांपना, शिवर करना। तो वो काँपना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से जो है वो हीट जनरेट होगी। हमेशा जो शिवरिंग की वजह से ना, मूवमेंट की वजह से, जैसे मसल्स के अंदर जो वो मूवमेंट हो रही है, कंट्रैक्शन हो रही है, तो उस शिवरिंग की वजह से क्या होता है, हीट जनरेट होती है और फिर से जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नॉर्मल पे आ जाता है। अब नीचे आपको इससे रिलेटेड एक डायग्राम शो की हुई है, ये फ्लो चार्ट्स है, ये अगर आप बना देंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें वही पॉइंट्स हैं जो आपने ऊपर अभी पढ़े हैं। तो ये आपने ना इसको एक दफ़ा देखने की, याद करने की कोशिश करनी है। अच्छा, अब ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ना जब टेम्परेचर राइज़ होता है वो वाला मैकेनिज़्म दिखाया हुआ है, और यहाँ पे जो टेम्परेचर फॉल होता है ना वो वाला मैकेनिज़्म दिखाया है। यानी जब टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर जाए, बढ़ जाए, गर्मी है बहुत ज़्यादा, या आप कोई बहुत हेवी काम कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, 37 डिग्री सेल्सियस से अबव हो गया, तो उस टाइम पे जो है वो स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ पसीने वाले जो ग्लैंड्स हैं जहाँ से पसीना प्रोड्यूस होता है, वो क्या सिक्रीट करेंगे, क्या रिलीज़ करेंगे, स्वेट को, पसीने को, और उसके बाद हमारा जो स्वेट है वो इवेपोरेट हो जाएगा, वो हमारी एनवायरनमेंट में जो है वो उड़ जाएगा भाप बन के। अच्छा, अब उस टाइम पे क्या होता है कि जब इवेपोरेशन के साथ-साथ ना वो स्वेट हीट भी जो है वो उसके साथ ही इवेपोरेट हो जाती है ना, और एक कूलिंग इफ़ेक्ट सा जनरेट होता है। तो उस टाइम पे फिर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फॉल कर जाएगा, यानी जो पहले 37 से इंक्रीज़ हुआ हुआ था ना, अब वो दोबारा से 37 पे आ जाएगा और बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, नॉर्मल। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर बॉडी का टेम्परेचर फॉल हो जाए, यानी बाहर बहुत ठंड है या सर्दी है, तो टेम्परेचर 37 से नीचे आ गया, उस टाइम पे क्या होता है कि मसल्स जो है वो शिवरिंग शुरू कर देते हैं, काँपना शुरू कर देते हैं। शिवरिंग की वजह से हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से बॉडी का टेम्परेचर जो है वो राइज़ हो जाता है और फिर से वो 37 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे आ जाता है। अगला हमारे पास पॉइंट ये है कि जब भी हम जूस वगैरह पीते हैं कोई भी, अब जूस में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो जब भी हम जूस पीते हैं ना, तो ग्लूकोज़ का लेवल हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, राइज़ हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत एक्स्ट्रा शुगर इनटेक ले लिया, तो हमारी बॉडी में ग्लूकोज़ का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जब भी कोई इंसान जूस पिएगा उसको फ़ौरन से डायबिटीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। जब वो जूस पीते हैं, शुगर का लेवल, ग्लूकोज़ का लेवल बॉडी में राइज़ हुआ, तो उस सिचुएशन में पैनक्रियाज़ जो है वो कौन-सा हार्मोन रिलीज़ करता है, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज़ करता है। इंसुलिन, पैनक्रियाज़ 2 हार्मोन्स बनाता है ना, एक ग्लूकागॉन और एक इंसुलिन। उसमें से इंसुलिन वो हार्मोन है जो ग्लूकोज़ के लेवल को क्या करता है, कम करवाता है। अब इंसुलिन जो है वो पैनक्रियाज़ ब्लड में रिलीज़ कर देगा। इंसुलिन क्या करेगा, ये जाके ग्लूकोज़ के लेवल को कम कर देगा और लेवल कहाँ आ जाएगा, नॉर्मल ग्लूकोज़ लेवल पे आ जाएगा। उसके अलावा जब हार्ड एक्सरसाइज़, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं, बहुत हेवी एक्सरसाइज़ कर रहे होते हैं, तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है। हमारे जो मसल्स हैं ना, उनको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। हमारी बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अच्छा, अब मसल्स को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन उस टाइम पे ज़्यादा चाहिए ना, जितनी नॉर्मली मसल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, जब वो एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनका फंक्शन जो है वो बहुत बढ़ गया है नॉर्मल से, तो उनको उस टाइम पे ऑक्सीजन चाहिए होती है ज़्यादा। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी जो है वो साँस, जब भी हम कुछ इस तरह के हेवी एक्सरसाइज़ वगैरह करते हैं, तो साँस फूल जाता है ना, और उसके अलावा हार्ट बीट, जो दिल की धड़कन है, वो भी तेज़ हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कैसे आती है, जब हम साँस लेते हैं, ब्रीथिंग करते हैं, उस टाइम पे ऑक्सीजन हमारी एनवायरनमेंट से बॉडी में के अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर जाती है। तो इस टाइम पे भी तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो ब्रीथिंग का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके अलावा हार्ट का फंक्शन भी बढ़ जाएगा, तो हार्ट बीट भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस एक्सेलरेटेड ब्रीथिंग, एक्सेलरेटेड कहते हैं बढ़ी हुई चीज़ को, बढ़ा हुआ, एक्सेलरेशन होता है बढ़ जाना। तो ये जो हमारे पास ब्रीथिंग का रेट जो बढ़ चुका है और हार्ट बीट भी बढ़ चुकी है, तो वो क्या करेगी, वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई करेगी, क्योंकि ये क्यों बढ़े थे, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा आए ना एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी के अंदर, तो फिर वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो मसल्स के पास जो है वो फूड वगैरह जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो ज़्यादा जाएगा, ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सकें। तो जब भी हार्ड एक्सरसाइज हो रही होती है, बहुत तेज़ी से हम एक्सरसाइज करते हैं, तो उस टाइम पे जो ब्रीदिंग है, जो साँस फूलता है और जो हार्ट बीट तेज़ होती है, वो इसी वज़ह से होती है, ताकि मसल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सके। अब आगे ना जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनका रोल बताया हुआ है कि क्या रोल प्ले करते हैं
होम्योस्टेसिस में, यानी बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल करने में जो हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो क्या मेजर रोल प्ले करते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो एक साथ मिलकर भी काम करते हैं होम्योस्टेसिस के लिए। यानी वैसे तो ऑर्गन सिस्टम्स इस तरह होते हैं ना कि डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो जब रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे तो वो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। लेकिन बॉडी के जो नॉर्मल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए कुछ ऑर्गन सिस्टम्स भी आपस में एक साथ मिल के जो है वो काम करते हैं ताकि वो होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर सके। अच्छा, अब सबसे पहले जो है ना वो हमारे पास नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का बताया हुआ है। नर्वस सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जिसमें हमारा ब्रेन आ जाता है, स्पाइनल कोड और नर्व्स वगैरह होती हैं। ये वाला जो सिस्टम होता है इसे हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम कहते हैं। अच्छा, और एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम ना ऐसा सिस्टम होता है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी इसके अंदर ना बहुत सारी ग्लैंड्स आ जाती हैं जो कि डिफरेंट हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। जैसे पेनक्रियाज जो है वो एक ग्लैंड है, पेनक्रियाज वो भी हार्मोन्स को सिक्रीट करती है। उसके अलावा जो है वो इंसुलिन और ग्लूकागोन को, उसके अलावा थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन और इस तरह T3 T4 हार्मोन्स को रिलीज करती है। एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनलिन हार्मोन को रिलीज करती है। तो यहाँ पे हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आ जाती है। तो अब ये जो दोनों सिस्टम है ना ये मिलके क्या करते हैं, ये रेगुलेट करते हैं और फिर इनकी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज की वजह से किस चीजों को रेगुलेट करते हैं, हार्ट रेट को, रिस्पायरेशन को, मेटाबॉलिज्म को, और इसके अलावा ये एनवायरनमेंट के अंदर जो चेंजेस होते हैं ना उनको भी रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा, अब ये किस तरह से दोनों मिलकर काम करते हैं कि जब भी बॉडी में फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हुआ तो नर्वस सिस्टम जो है वो सिग्नल्स देता है ना। नर्वस सिस्टम का क्या काम है, सिग्नल्स जनरेट करता है, मैसेज देता है ये। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो भी सिग्नल्स देता है, लेकिन उसके सिग्नल्स जो है ना वो स्लो होते हैं क्योंकि वो हार्मोन रिलीज करता है ना, तो उसमें उसको टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल आपको अगर स्ट्रेस है, अगर किसी चीज से डर लग रहा है या स्ट्रेस है, तो उस टाइम पे हार्ट बीट तेज हो जाती है। अब वो कैसे तेज हो जाती है, स्ट्रेस के वक्त आपने तो कोई काम भी नहीं किया, जैसे हमने देखा हार्ड एक्सरसाइज के टाइम पे हार्ट बीट फास्ट है, लेकिन जब आपको कोई स्ट्रेस होता है तो ऐसे धक 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 हो रही होती है ना। वो क्यों होती है, क्योंकि स्ट्रेस के वक्त जो नर्वस सिस्टम है ना, ब्रेन जो है वो सिग्नल देते हैं एड्रीनल ग्लैंड को। अब ग्लैंड कहाँ है, एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है ना ग्लैंड, सो वो एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल देता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है वो एड्रीनालिन हार्मोन को रिलीज करता है और वो हार्मोन जो है वो आपकी हार्ट बीट को तेज करवा देता है। अच्छा, उसके अलावा रिस्पायरेटरी सिस्टम है जिसमें हमारे लंग्स वगैरह, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं जो कि रिस्पायरेशन में काम करते हैं, सांस लेने में। तो ये क्या करते हैं कि वो ये इंश्योर करते हैं कि बॉडी को इनफ ऑक्सीजन मिले जिसके सेल की रिस्पायरेशन के लिए। यानी सेल्स जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स है ना जो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं वो भी तो रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। या फिर जब हमने देखा था कि मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी तो लंग्स जो है वो काम करते, तो साथ साथ रिस्पायरेटरी सिस्टम भी तो काम कर रहा था ना। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम भी जो है वो इन्वॉल्व होते हैं ताकि जब ऑक्सीजन की बॉडी में जरूरत होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में एक्स्ट्रा हो जाती है तो उसको एक्सपेल करने के लिए, यानी बाहर निकालने के लिए, इन दोनों कामों में कौन इन्वॉल्व होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या, कार्डियक किसे कहते हैं, हार्ट को, और उसके अलावा वैस्कुलर से मतलब है वेसल्स। तो जो वेसल्स है हमारी बॉडी में, जो ब्लड वेसल्स हैं जिनमें हमारे पास आ जाती हैं आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स वगैरह आ जाती हैं। और उसके अलावा जो ब्लड है, क्योंकि ब्लड को के ऊपर ही तो ये सब काम कर रहे हैं ना, हार्ट भी ब्लड को पंप कर रहा है, ब्लड वेसल्स भी ब्लड को ही लेके जा रही हैं। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में ना ये तीन चीजें आ जाती हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स सारी की सारी, और उसके अलावा ब्लड। अब ये सिस्टम क्या करता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है और पीएच लेवल्स को भी रेगुलेट करता है। जब भी बॉडी में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाता है ना तो ये ब्लड को स्किन की तरफ भेज देता है ताकि वहां से हीट रिलीज हो, टेम्परेचर बाहर निकले। इस तरह करके ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है और ब्लड का जो पीएच लेवल है यानी एसिड और बेस का जो बैलेंस होता है तो उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। क्योंकि जब ज्यादा एसिडिक हो जाती है एनवायरनमेंट बॉडी की तो ये लंग्स और किडनीज को सिग्नल्स देता है और ब्लड के थ्रू जो है वहां पे सिग्नल्स देता है और फिर पीएच को क्या करता है, मेंटेन करता है। ये पूरे आप ना ऐसा ऐसा जब इन सब सिस्टम्स को डिटेल से पढ़ेंगे ना आगे आगे क्लासेस में तो आपको इनके सबके अंदर का मैकेनिज्म भी समझ आएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि ये क्या इंश्योर करवाता है कि सेल्स जो है उनको अपने प्रॉपर फंक्शन के लिए जो जितने भी सब्सटेंसेस हैं वो मिले। अब कैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम सेल्स तक सब्सटेंसेस पहुंचाता है, हमने पिछले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से ये चीज पढ़ी है अपने, कि जब ब्लड जा रहा होता है ना तो ब्लड के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह और जो बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स है ना वो सब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं क्योंकि ब्लड तो पूरी बॉडी में घूमता है ना। जो हार्ट जो है वो जैसे हमारी मोटर पंप की तरह पंप कर देते हैं ब्लड को, जैसे पाइप जो है वो पूरे घर में फैले हुए होते हैं तो वो पानी जो है वो हर जगह पे घर में आ जाता है ना, किचन में भी आ जाएगा, वॉशरूम में भी आ जाएगा, लॉन्ड्री एरिया में, हर जगह पानी पहुंच जाता है उन पाइप्स के थ्रू। तो इसी तरह से जो हार्ट है जब वो ब्लड को पंप करते हैं तो ये जो वेसल्स है ना ये पूरी बॉडी में ब्लड को पहुंचा देती हैं और जब ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है ना तो सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं काफी सारे वो ब्लड के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, वो इनको
लेकर इधर-उधर जो है वो जाता है और हर सेल तक जो है वो न्यूट्रिएंट्स को पहुँचा देते हैं ताकि सेल्स अपने फंक्शन को सही तरीके से कर सकें। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास अगला जो सिस्टम है वो कौन-सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम को बताया हुआ है, यानी ऐसा सिस्टम जो हमारे जो हम भी फूड खाते हैं, जो भी खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करवाता है, उसको हज़म करवाने में हेल्प करता है। तो ये वो सिस्टम होता है, इसमें हमारा माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये सब आ जाते हैं, जो फूड के क्या करवाते हैं, डाइजेशन करवाते हैं। अच्छा, फूड के डाइजेशन के बाद ये क्या करते हैं, जो फूड से हमें न्यूट्रिएंट्स मिले, एक तो डाइजेशन के बाद जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना होता है एक काम, और दूसरा काम ये होता है कि फूड के अंदर जो हमने खाना खाया उसके अंदर बहुत से न्यूट्रिएंट्स भी तो थे जो हमें चाहिए थे। तो अब ये क्या करते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करवा देते हैं, और वो न्यूट्रिएंट्स ही तो होते हैं जो ब्लड जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिए, तो ब्लड फिर उन न्यूट्रिएंट्स को पूरे के पूरे बॉडी में फैला देगा, पहुँचा देगा, हर सेल तक पहुँचा देगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, खाने से उन न्यूट्रिएंट्स को जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उनकी प्रॉपर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। और क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, और फिर हमारी बॉडी को रिपेयर के लिए, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर ना अक्सर कोई डैमेज हो जाता है, जैसे कि लिवर में या कहीं पर भी कोई डैमेज हुआ हुआ है, तो उस जगह को रिपेयर होने के लिए भी हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए होती है, और सेल ने भी तो प्रॉपर काम करना है ना वहाँ पे, तो सेल को भी एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी हमें खाने से मिलती है, लेकिन जो हम खाना खाते हैं वो ऐसे ही हमें एनर्जी नहीं मिल जाती, पहले उसकी पूरी डाइजेशन होती है, उससे न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो बॉडी के लिए एसेंशियल है वो सब एब्ज़ॉर्ब होते हैं, और फिर उस खाने से हमें क्या मिलती है, फूड से हमें एनर्जी मिलती है। अब आगे हमारा जो है ना वो मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम आ जाता है, जिसमें हमारी बोन्स हैं, मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, टेंडन्स हैं, कार्टिलेज, ये सब कुछ आ जाता है। अब ये क्या करते हैं, जैसे हमारा जो स्केलेटल है पूरा एक ढांचा-सा हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है, और उसके ऊपर मसल्स अटैच हुए हुए हैं। टेंडन्स बोन और मसल्स एक-दूसरे के साथ जो है वो अटैच होते हैं टेंडन्स के थ्रू, और बोन्स एक-दूसरे से अटैच होती हैं, बोन टू बोन किस तरह से अटैच होती हैं, जॉइंट्स के थ्रू। तो ये सब जो है, ये स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम, ये दोनों वैसे सेपरेट सिस्टम है, लेकिन ये दोनों मिल के बॉडी को जो है वो मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर हमने मूव करना है, हमारी बोन ऐसे ही मूव नहीं कर सकती, उसके ऊपर मसल्स अटैच होते हैं जो बोन्स को क्या करवाते हैं, मूव करवाते हैं। तो ये क्या करते हैं, बॉडी के पोस्चर को, हमारा जो पोस्चर है, जो हमारी बॉडी की एक शेप है, उसको क्या रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। अगर ये बोन्स ना हो ना, मसल्स ना हो, तो हमारी बॉडी की शेप मेंटेन ना हो, बल्कि एक फ्लेक्सिबल सी अजीब सी शेप हो, आप सीधे खड़े भी ना हो। तो ये सब जो है वो बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं, सहारा देते हैं, और फिर मूवमेंट में हमने जो मूव करना होता है ना, उसमें भी हमारे मसल्स और स्केलेटल सिस्टम ही इन्वॉल्व होते हैं, कि अगर मैं अपना हाथ भी मूव कर रही हूँ ना, तो मैं अपने मसल्स के थ्रू ही मूव कर सक रही हूँ। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम आ जाता है, जिसमें हमारी जो है वो किडनीज़ होती हैं, यूरेटर होता है, उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, ये सिस्टम होता है। ये क्या करता है, किडनीज़ जो है ना, अब हमारी बॉडी में जो भी हम पानी वगैरह पीते हैं ना, उसको फ़िल्टर आउट करती है, और उसके साथ-साथ जो भी वेस्ट होता है ना बॉडी के अंदर, जो वेस्ट मटीरियल्स होते हैं, उसको भी बॉडी से, जैसे यूरिया है या कोई भी टॉक्सिक केमिकल्स वगैरह बॉडी के अंदर होते हैं, उनको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करवा देती है, यूरिन के साथ जो है वो उसको एक्सक्रीट आउट करवा देती है। ये वाटर बैलेंस को रेगुलेट करती है। अच्छा, अब ये वाटर बैलेंस को रेगुलेट करने का भी इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, कि जब भी हम पानी ज़्यादा पीते हैं ना, यानी हमारे पास ज़्यादा पानी होता है बॉडी के अंदर जो है, तो सबसे पहले तो जो वाइटल ऑर्गन्स है बॉडी के, जिनको पानी की ज़रूरत है, वहाँ तक पानी को पहुँचाया जाता है। उसके अलावा जो है, जिस टाइम जो है वो पानी ज़्यादा होता है ना बॉडी में, तो डाइल्यूटेड यूरिन होती है, और जब पानी जो है वो कम होता है, यानी बॉडी क्या, हमने पानी जिस टाइम पे हम बहुत कम पी रहे होते हैं, जब हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हुई हुई होती है, तो फिर किडनीज़ जो है उस टाइम पे भी उस वाटर को रेगुलेट करती हैं, सबसे पहले वाइटल ऑर्गन्स तक पहुँचाती है। उस टाइम पे जो यूरिन होती है वो कंसंट्रेटेड होती है, इस तरह से सॉल्ट के बैलेंस को भी, वाटर के अंदर ही सॉल्ट्स जो है वो मिक्स हुए होते हैं ना, मिनरल सॉल्ट्स वगैरह, उनको भी किडनीज़ रेगुलेट करती हैं। यूरिनरी सिस्टम, यानी पूरा ये सिस्टम है ना, किडनीज़, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, ये सब उसको जो है वो रेगुलेट करते हैं, और बॉडी टिश्यूज़ तक भी उसको पहुँचाते हैं, सेल्स तक पहुँचाते हैं। तो इस तरह से ये ब्लड के वॉल्यूम को, क्योंकि ब्लड जो है उसमें भी तो वाटर मिक्स हुआ हुआ है ना, अगर ब्लड में पानी कम हो जाएगा तो ब्लड ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम भी मेंटेन रखना ज़रूरी है। ब्लड का प्रेशर भी मेंटेन रखने में वाटर का रोल होता है, सॉल्ट्स का रोल होता है, और बॉडी के अंदर जो पीएच लेवल है ना, एसिड बेस बैलेंस, उसमें भी सॉल्ट्स का रोल होता है। तो इस तरह से यूरिनरी सिस्टम जो है वो इन सबको मेंटेन रखता है, बैलेंस करके रखता है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सिस्टम जो डिस्कस किया हुआ है ना, वो है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आ जाती है हमारे स्किन आ जाती है, हमारे जो है वो हेयर आ जाते हैं, हमारे नेल्स आ जाते हैं। उसके अलावा ये जो ग्लैंड्स वगैरह हैं, जो स्किन के अंदर प्रेज़ेंट होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जहाँ से जो है वो स्वेट, पसीना वगैरह बनता है। तो ये सब जो है वो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आ जाते हैं, जो कि किस तरह से एक्ट करते हैं, ये सब जो है वो एक बैरियर है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स वगैरह हैं, उन सबको जो है वो बाहर के जो फैक्टर्स हैं, बाहर से जो भी कोई हार्मफुल जो भी चीज़ आ रही है, उससे क्या करके रखते हैं,
प्रोटेक्ट करके रखते हैं। यानी ये क्या है, ये एक बैरियर है, एक रुकावट है जो कि बॉडी को अंदर की बॉडी को जो है वो बाहर के किसी भी बाहर के किसी भी डैमेज से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन, हेयर और हमारे नेल्स। अच्छा, उसके अलावा ये टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में कौन रोल प्ले करते हैं, ग्लैंड, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हैं। जब भी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो स्वेट प्रोड्यूस करते हैं ताकि टेम्परेचर जो है वो बॉडी का नॉर्मल पे आ जाए और कंट्रोल में आ जाए और टेम्परेचर क्या रहे, कंडीशंस क्या रहे, मेंटेन रहे। तो इस तरह से ये सारे ऑर्गन सिस्टम जो है ना ये मिलके काम करते हैं ताकि बॉडी के जो नॉर्मल इन्वायरमेंट है ना, इंटरनल इन्वायरमेंट, बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस है उनको मेंटेन रख सके, उनको स्टेबल रख सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और अगर फिर भी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले लेक्चर्स की अपडेट्स आपको साथ साथ मिलती